महादेव जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये, वो लड़ाई आपने लड़ी, संघर्ष किया, आज 64 साल की इस यात्रा में आज आप पाते हैं कि संघर्ष की ही स्थिति है, फिर एक लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम वैसे ही खड़े हुए हैं जहां हम पहले चिल्लाते थे अपनी चीजों को लेकर, आज भी हम कहीं ना कहीं चिल्लाते हुए नजर आते हैं। देखिए जी, अभी झा जी ने जो अपनी वेदना जी, माफ कीजिएगा महादेव जी, मैं आपको एक बार बता दूं, इस चर्चा में शुरुआत जब मैंने की थी तो मेरे साथ जो बात कर रहे थे वो एनके सिंह थे, संपादक साधना न्यूज। हाँ, तो एनके सिंह साहब जो विचार प्रस्तुत कर रहे थे उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ जी। लेकिन मैं एक बताता हूँ, स्वतंत्रता सेनानी जो हूँ जी, वो 13 साल की उम्र में मैं जेल गया था जी। सन 1929 में मेरी पैदाइश थी और 42 का मूवमेंट था। और वो तो जो है गुल्ली डंडा खेलने की उम्र होती है जी, लेकिन और हम उसमें जेल चले गए थे जी। उसका कारण एक ही दिखाई पड़ता है जी, कि जैसा कि आपने कहा कि भौतिक विकास तो देश के बाद बहुत ही विकसित हुआ जी, लेकिन नैतिक विकास जो है हम लोगों का नहीं हो पाया है और उसका कारण यही है, दिखाई पड़ता है कि जिस समय 9 अगस्त का आंदोलन महात्मा जी ने बंबई से डिक्लेयर किया कि करो या मरो जी, तो उसका नेतृत्व तो जो है, जितने नेतृत्व करने वाले थे या तो आगा खां महल में रख दिए गए या अहमदनगर जेल में बंद कर दिए गए जी, और जो दूसरे नेता थे वो आते हुए रास्ते में बंद कर दिए गए जी। और वो आंदोलन जो है जनता ने चलाया जी, समझे जी, और विशेष करके युवा पीढ़ी ने और छात्रों ने चलाया जी। उस समय मैं 8th क्लास का विद्यार्थी था और इस तरह से उस आंदोलन में मैंने भाग लिया जी। सितंबर के महीने में जेल गया जी। तो अब जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जी। जो ये चीज दिखाई पड़ती है नैतिक गिरावट, वो क्यों हो रहा है जी, कि अपना घर बार त्याग करके, सब त्याग तपस्या करके, जमीन जायदाद की कुर्की होकर के भी जो लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, वो परिस्थिति आज क्यों नहीं है जी। उसका एक कारण मुझे यही लगता है कि उस समय के जो नेता थे जी, उनकी कथनी और करनी में हमारा विश्वास था जी। आज जो स्थिति आ गई है उसमें कथनी और करनी में बड़ा अंतर है जी। और वो एक 2 लाइन है जी। कि वो राह दिखाते हैं हमें हजरते रहबर, जिस राह पे उनको कभी चलते नहीं देखा जी। और उसका कारण यही है कि जब देश का आज़ाद हुआ तो एक कहने की बात, एक क्रीमी लेयर की बात छोड़ दीजिए जी, जो बड़े बड़े नेताओं की बात छोड़ दीजिए जी, और जो कॉमन जो लोग थे उसमें उन नेताओं के तरफ जो है अपॉर्चुनिस्ट लोग जो है वो घेराव कर दिए और वो इस तरह से, और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी योग्यता और समर्थता के अनुसार उनको कोई देश के विकास के कार्यक्रम में नहीं लगाया गया और वो जोश की एक लाइन जी, है। जी, 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 जी। मैं की एक लाइन मैं लौटूंगा महादेव पांडे जी। अभी महादेव पांडे जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। अजय झा जी आपसे भी अनुरोध है, आप भी बने रहिएगा, चर्चा करेंगे, चर्चा जारी रहेंगे। बहुत अच्छी बात की इस बीच में चर्चा के दौरान महादेव पांडे जी ने, नेता दरअसल उस राय को बताते हैं जिस राय पे खुद नहीं चलते हैं। भ्रष्टाचार पर जारी इस चर्चा के बीच एक रिपोर्ट जरूर देख लेते हैं। अन्ना हजारे और सरकार के बीच चल रही रस्साकशी पर, करप्शन के मुद्दे पर अन्ना की लड़ाई से क्यों डरी हुई है सरकार और क्या परिणति हो सकती है अन्ना के आंदोलन की। जन लोकपाल बिल को लेकर सरकार और सिविल सोसाइटी आमने सामने है। सरकार अपनी मर्जी का लोकपाल बिल लाने की जिद पर अड़ी है
तो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे जन लोकपाल बिल के समर्थन में जान देने पर आमादा हैं। 16 अगस्त से टीम अन्ना फिर से आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान कर चुकी है। मान मनोबल के सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद सरकार भी अब आक्रामक हो चुकी है। अन्ना पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की कोशिश किसी भी तरह इस आंदोलन को कुचलने की है, लेकिन टीम अन्ना जेल में भी आंदोलन को जारी रखने की बात कह रही है। जेपी पार्क में जिन शर्तों के साथ अन्ना को अनशन की इजाजत दी गई थी, उनमें से 6 मांगों को मानने से टीम अन्ना ने मना कर दिया, जिसके बाद आंदोलन की इजाजत दिल्ली पुलिस ने रद्द कर दी है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि अगर टीम अन्ना को सरकार 3 दिनों के लिए आंदोलन की इजाजत दे भी देती है, तो क्या ये अनशन 3 दिनों के बाद खत्म हो जाएगा? क्या होगी इस आंदोलन की परिणति? क्या सरकार इसे ताकत के जोर पर खत्म करा देगी? क्या 3 दिनों के बाद अन्ना को फोर्स फीडिंग कर अनशन तुड़वा दिया जाएगा? अनशन यदि लंबे समय तक जारी रहा तो सरकार के पास और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? सरकार अन्ना की कुछ और मांगे, मसलन प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाकर अनशन तुड़वा सकती है। दूसरा, अगर सरकार के मान मनोबल या आंशिक मांगों को मानने वाली बात पर भी यदि अन्ना अनशन तोड़ने पर राजी नहीं हुए, तो क्या सरकार अन्ना के साथ भी बाबा रामदेव जैसी जोर जबरदस्ती करेगी? क्या सरकार के इस जोर जबरदस्ती को सिविल सोसाइटी या देश भर में फैले अन्ना के समर्थक सहन कर लेंगे, या ये आंदोलन भड़क कर एक हिंसक रूप अख्तियार कर लेगा? ऐसी तमाम आशंकाएं हैं जिन पर सरकार और सिविल सोसाइटी दोनों विचार कर रही है। सरकार अन्ना इफेक्ट को देश भर में फैलने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो टीम अन्ना आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जारी रख सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि जन लोकपाल बिल को लागू कराया जा सके। साधना न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। जी हाँ, अन्ना का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आजादी की यात्रा की हम बात कर रहे हैं और यात्रा के इस मुकाम पर अन्ना हजारे जैसा एक शख्स सामने आता है और मूल्यों की लड़ाई लड़ता है। इसलिए अन्ना हजारे की चर्चा बड़ी आवश्यक हो जाती है। चर्चा मैं पहले एनके सिंह से करूंगा। एनके, आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा, अन्ना हजारे का जिक्र इस मायने में बहुत अहम हो जाता है। तारीखों की बात मैं आपसे करूंगा। बहुत समय बाद एक ऐसा मौका आया है जब देश में 16 अगस्त का लोगों को इंतजार था, दोबारा आया है वो, जब 15 अगस्त और आधी रात में घोषणा, 16 को विजय चौक पे नेहरू ने झंडा फहराया था। अब फिर देश के लोगों को उसी 16 अगस्त की तारीख का इंतजार है। आप मानते हैं कि ये चक्र लौटा है आजादी की इस यात्रा में? ख्याल से अन्ना ने अगर ये तारीख तय किया है तो यही सब चीजें दिमाग में होंगी जी। एक्चुअली गांधीवादियों का ये सिंबॉलिज्म एक अच्छा वो रहा है जी। और गांधीवादी चूंकि मॉरली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उनके जो सटल मैसेजेस हैं उनके कंडक्ट के, वो बहुत दूर तक की यात्रा करते हैं। गांधी की ये खासियत थी। गांधी अपने आंदोलनों में अगर आप देखें तो जो सटल मैसेजेस देते थे, वो सटल मैसेजेस सूक्ष्म होते थे लेकिन बहुत दूर तक ट्रेवल करते थे। अभी जो हमने दिखाया अन्ना का, आप कहेंगे कि अचानक स्वाधीनता की बात करते करते अन्ना क्यों आ गए? अन्ना एक प्रतीक है। हमें किसी अन्ना या रामदेव या सरकार से नहीं है इस समय इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि अन्ना उस पब्लिक आवेश के प्रतीक हैं जो कि 64 साल से समाज के मन में घूम रहा है, घुमड़ रहा है जी। और वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था जी। एक सिचुएशन बनी जी, अचानक चीजें करप्शन को लेकर बहुत ऊपर तक आ गई जी। और तब समाज को लगा कि नहीं, इसका एंगर होना चाहिए जी। तो अन्ना एक गलती हम ना करें कि अन्ना की वजह से ये जनाक्रोश है, ऐसा नहीं है जी। इस जनाक्रोश की वजह से अन्ना है। तो हमने आज जब आजादी का लेखा जोखा ले रहे थे तो हमारी जहन में ये बात आई कि इसमें भ्रष्टाचार का क्या करें, अन्ना का क्या करें। तब हमें समझ में आया कि अपने व्यूअर्स को एक सम्यक भाव दिखाने के लिए हमें यह भी बताना पड़ेगा कि अन्ना क्यों। 64 साल के लेखा जोखा में अगर आप देखें तो अन्ना एक प्रतीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनावेश को प्रतिबिंबित करते हैं। तो लिहाजा हमने अन्ना का जिक्र किया। अब दूसरी बात आती है कि जब हम लेखा जोखा लेते हैं तो जैसा बताया हमारे रांची रायपुर से बड़ी सीधी सी बात है कि उनको भी वही वेदना है कि पूरे समाज में जो चरित्र का क्षरण होता है वो राष्ट्रीय चरित्र का क्षरण हो गया है। और ये क्षरण बहुत ही सीरियस है और इसको उठाने के लिए लॉ कानून नहीं बनते। कानून से नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होती है। कानून सिर्फ आपको अपराध को रोकने के लिए होता है। कैरेक्टर बिल्डिंग एक स्वतः आता है और फिर किसी गांधी की जरूरत है जो कि कैरेक्टर बिल्डिंग करता है। जो बात आप कह रहे हैं, चरित्र निर्माण में शिक्षाविदों का बड़ा योगदान रहता है। शिक्षाविद इस मामले में खासा योगदान देते हैं। क्यों आज ऐसी स्थिति हो गई, ये जानेंगे। पटना से हमारे साथ बने हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अजय झा जी। अजय झा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि 64 साल के इस पूरी यात्रा में आप मानते हैं चरित्र का क्षरण लगातार हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र की जो जिम्मेदारी है, जो आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं,
वो निर्माण सार्थक होता नजर नहीं आ रहा है। वो निर्माण कहीं ना कहीं भ्रमित ज्यादा है। बिल्कुल मैं मानता हूं और मैं उन सब चीजों में भी यकीन करता हूं कि जो अभी एनके सिंह साहब ने भी बड़े सुंदर तरीके से सारी बातों को समेट कर कहा है। और अभी जो आप कह रहे हैं शिक्षा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये चरित्र निर्माण में शिक्षा का तो महत्व है ही है, परंतु हमें थोड़ा और पीछे जाकर के देखना पड़ेगा कि शिक्षा सिर्फ आ जाने से चरित्र निर्माण नहीं होता है। क्योंकि अभी अगर आज के तिथि में अगर आप देखिए तो आजादी के वक्त हमारे यहाँ जितने शिक्षित लोग थे उससे कई गुना ज्यादा अभी हमारे पास शिक्षित लोग हैं। और हमारे यहाँ चरित्र निर्माण की तो बात अभी हम लोग कर ही रहे हैं कि बिल्कुल अपने अंतिम लेवल पर पहुंचा हुआ है। इसलिए शिक्षा मात्र से ही चरित्र निर्माण हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत सटीक जवाब इसका होगा। शिक्षा किस तरह से दी जा रही है, शिक्षा में कौन से इनपुट डाले जा रहे हैं और उनमें कौन कौन से आदर्शों को समाहित किया जा रहा है हमारी शिक्षा नीतियों में, ये बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही हमारे यहाँ आप देखिएगा कि प्रारंभ से ही हमारे जो ये स्थिति हुआ है उसका मौलिक कारण मुझे जो दिखता है वो ये कि हम लोग आजादी से पूर्व हम लोग भारतीयता में काफी गर्व महसूस करते थे। आजादी के बाद भारतीयता एक तरह से गाली के रूप में विकसित होने लगा। और भारतीयता शब्द जो है, ठीक है, डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वहां गौरवान्वित जरूर महसूस करते हैं, लेकिन जब समाज में और राजनीति में जब हम भारतीयता की बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से वो आक्षेपित हो जाती है या किसी एक पर्टिकुलर आइडियल से आक्षेपित हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ जब तक राष्ट्रीयता का निर्माण, यही सबसे बड़ी भूल थी हमारे जो नीति निर्धारक, जो भी हमारे जो प्रशासक रहे हैं, प्रारंभ से ही उन्होंने राष्ट्रीयता के निर्माण को बड़े ही हल्के तरीके से लिया, बल्कि लिया ही नहीं। तो नतीजा ये हुआ कि राष्ट्र के लिए समर्पित होने की भावना विघटित होती गई और उसका क्षरण होता गया। बिल्कुल क्षरण होता गया। और ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर शुरुआत में भी एनके भी कह रहे थे कि राष्ट्रीय भाव का जो हमारे अंदर होना चाहिए, देश के प्रति भाव, देश के प्रति आस्था, वो भाव मिटता हुआ नजर आए। दरअसल नैतिक मूल भी लगातार गिरते हुए नजर आए, आंकड़े जरूर उछलते हुए नजर आते रहे 64 साल में, जिसको विकास का नाम दिया गया। हालांकि यहां रुक रहे ब्रेक के लिए, मेहमानों के पास फिर लौटेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यही चर्चा जारी रखेंगे। उपलब्धियां बहुत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या विकास के इस आईने में हम इस उपलब्धि को सार्थक मान सकते हैं? लौट रहे हैं जल्द ब्रेक के बाद।